हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम CGSI मेंस में 2023 की परीक्षा जो आयोजित हुई है उसमें किस प्रकार के प्रश्न मैथ्स के सेक्शन से पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन का जो लेवल था वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे CG व्यापा में जैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा इजी नहीं किया, मतलब मध्यम लेवल का बहुत ही अच्छा पेपर, डुएबल क्वेश्चन थे सारे के सारे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2, 1:3, 1/2, अनुपात 1:3, अनुपात 1:4 है। इसका परिमाप दिया है 104। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा बताइए। अब देखिए, जो अनुपात अगर हमें अंश और हर में नज़र आता है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? 2, 3 और 4 का मैं क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ और उसको मैं सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा। और 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। 12 को मैं सभी में मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 3। तो 6:4:3 ये आपका आ गया नया अनुपात। और परिमाप हमको दिया कितना है, 104 दिया है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो रेशियो में कितना आ रहा है यहाँ पर, 6, 4, 10 और 10 और 3 13। 13 रेशियो ये हमारा परिमाप है रेशियो में, और एक्चुअल में कितना है, 104 है। 13 8 104 होता है। 1 रेशियो बराबर 8 क्या, सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी है। सबसे लंबी भुजा वही होगी जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, 6 रेशियो। 1 रेशियो बराबर 8, 6 रेशियो बराबर 8 छक्के 48। 48 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये हो गया सॉल्यूशन आपका पहले क्वेश्चन का था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे पेपर में, बहुत मतलब ये कहूँगा कि सिंपल भी थे, कुछ क्वेश्चन मध्यम लेवल के थे, मॉडरेट बोलना चाहिए, इजी टू मॉडरेट बोलना चाहिए पेपर का लेवल। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। लेकिन अगला क्वेश्चन है, एक 30 मीटर लंबे और 16.5 मीटर चौड़े आयताकार आंगन को पाटने के लिए 2.5 मीटर और 2 मीटर इंटू 2 मीटर आयाम के कितने फर्श के टुकड़े लगेंगे। 30 मीटर और ये लंबा है, लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 16.5 मीटर। आंगन को पाटने के लिए अब देखिए हमको निकालना पड़ेगा, ये पूरा आंगन है, ठीक है। अब इस आंगन को पाटना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें छोटे छोटे क्या है आयाम, कितने फर्श के टुकड़े लगेंगे। अब इस फर्श के टुकड़े कितने लगेंगे, इसका मतलब मैं कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं इस पूरे बड़े आंगन का क्षेत्रफल निकालूंगा। क्षेत्रफल निकाला तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, 30 गुणित 16.5 ये क्षेत्रफल निकल गया। अब इस क्षेत्रफल को हमको पूरा पाटना है छोटे छोटे फर्श के टुकड़ों से। अब ये फर्श के टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फर्श के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 2.5 × 2। अब कितने लगेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कितने फर्श के टुकड़े लगेंगे, हमको क्षेत्रफल दिया है तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर देना है ये जो बड़े आंगन के क्षेत्रफल में छोटे फर्श के क्षेत्रफल का। ठीक है, इसको काट दो। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ सबसे पहले तो पॉइंट और इससे पॉइंट गया, ठीक है, 2 और ये 15 हो गया, 5 तिया 5 पंचे 5 तिया 1 5 तिया 33 तिया 99। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल, ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बोलूँगा। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आपने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में अपनी क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, एक बहुत जानकारी आप सभी के लोग के लिए कि 10 जून को जो आयोजित होने वाली परीक्षा है, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसकी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप कौन सा ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर में ऐप मिलेगा। ऐप का नाम है भूपेंद्र मिश्रा। इस ऐप में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, कौन सी, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती। इसकी टेस्ट सीरीज वहाँ चल रही है। कुछ दिनों पहले हमने 30% का डिस्काउंट भी दिया था। अभी उस 30% के डिस्काउंट को बढ़ा करके हमने कर दिया है 75% का डिस्काउंट। 30 से 50 ने किया, 60 ने किया, डायरेक्ट 75%
डिस्काउंट किया है हमने। आपको सिर्फ एक काम करना है, कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड है टीचर 75। इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो जो आपकी 299 रुपये जो प्राइस है, इसका केवल 75% डिस्काउंट होने के बाद केवल और केवल 25% ही चार्ज लगेगा। अब देख लो 300 का 25% मतलब कि केवल 75 के आसपास आपको, अगर 300 का 75 बनूँगा 150 का, तो लगभग 75 रुपीज़ के आसपास आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें 16 टेस्ट हैं, ठीक है। 8 आपके पीजीटी है, ठीक है, और 8 आपके पीआरटी है, मतलब एक वर्ग 2 का है, एक वर्ग 3 का है, एक फ्री टेस्ट है, इसको देना ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया टीचर्स भर्ती के लिए। जिनको ये मैथ्स क्लास में जो मेरे बताए हुए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, और ऐसा लगता है कि पेपर आने वाले हॉस्टल वार्डन परीक्षा जो आयोजित होने वाली है उसमें उनको गणित में 20 प्रश्नों में किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े, आसानी से 20 में 20 सॉल्व कर जाएँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास परचेज़ करना है, तो जो 30% का डिस्काउंट हमने कुछ दिनों पहले रखा था उसको फिर से रखा गया है। इसका जो कूपन कोड है वो है आपका हॉस्टल 30, ठीक है। तो ये कूपन कोड है मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए हॉस्टल 30, और ये कूपन कोड है टीचर 75 आपका टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी 30% का डिस्काउंट रखा गया है। इसका कूपन कोड है आपका हॉस्टल का HOS और इंग्लिश का ENG, ठीक है, और यहाँ पर 30, ये देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो डिस्काउंट का भरमार जो ऑफ़र दिया गया है आपको, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है। 75 रुपीज़ में आपको 16 टेस्ट मिल रहे हैं, बताइए। मैथ्स रीजनिंग का कोर्स फिर से आपको हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 30% का डिस्काउंट किया जा रहा है। ये आपका कूपन कोड है इंग्लिश के लिए HOS ENG 30%, ठीक है। तो तैयारी कीजिए और बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी कमी मत रखिए तैयारी में, क्योंकि इसके बाद पता नहीं फिर कब आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जब इतनी सारी भर्तियाँ एक साथ देखने मिलेगी। अगला क्वेश्चन में वापस आता हूँ मैं। क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। मान लो वो व्यक्ति कोई A है, A कर सकता है 5 दिनों में। अपने मित्र के साथ कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। मित्र मतलब मान लो B है, तो A + B ने मिलकर 3 दिनों में काम पूरा किया। उसका मित्र उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है? सबसे पहले क्या करूंगा मैं, कई बार बताया है मैंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मेरी क्लास में वहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि आपका CG व्यापकों के सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कवर हो सके। 5 या 15, इसकी इफिशिएंसी कितनी आएगी? A की इफिशिएंसी आ जाएगी हमारे कितनी? 5 या 15, 3। जब A की इफिशिएंसी 3 है, तो और यहाँ पर 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, तो A और B की मिला करके कितनी इफिशिएंसी हो रही है? 5। उस 5 इफिशिएंसी में अकेले 3 की ही, A की ही 3 है, तो B की कितनी होगी बताओ? कॉमन सेंस 2 होगी। A और B की मिला करके क्षमता कितनी है? कार्य क्षमता 5, जिसमें A की 3 है, तो B की कितनी होगी? 2 होगी। अब उसका मित्र उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है? कार्य है हमारे पास 15, B अकेले करेगा तो अपनी इफिशिएंसी से करेगा, मतलब कि /2 करूंगा मैं। कितना जाएगा ये? 7.5। 7.5 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x - y के 50% के बराबर। अब x - y के 50% का मतलब क्या लिखता हूँ मैं? सीधे 1/2 लिखता हूँ, तथा x + y के कितने परसेंट के बराबर है? 30% के बराबर है। x + y के 30% के बराबर है। चलो ये 30%। x y का कितना प्रतिशत है? x y का कितना प्रतिशत है कहने का मतलब x y का कितना प्रतिशत है, ये हमको निकालना है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, 5 यहाँ जाएगा तो 5x - 5y, और ये हो जाएगा 3x + 3y। 5x - 3x हो जाएगा तो 5x - 3x और 3y + 5y, ये हो गया आपका 5x - 3x बराबर 2x, और यहाँ पर 8y, 2 × 2 2 × 8। x/y अगर मैं निकालूंगा तो 4 आएगा, तो x/y, ठीक है, मतलब ये x/y बराबर 4। तो ये हो गया आपका आंसर 400%, लेकिन ये तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है।
तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है ये विलोपित होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपका क्या आंसर आया है जो प्रतिभागियों ने पेपर दिया है। ठीक है, 400% ही आना चाहिए। x माइनस वाई का 1/2 मतलब कि 50% 1/2 हो गया, 30% ये हो गया, 0 0 क्या 2 5, 5x माइनस 5y, 3x 3y, 5 में 3 गए, ये 2 हो गया, 5 3 8 हो गया, तो x अपॉन y बराबर 4 हो गया। ठीक है ना, अब x अपॉन y बराबर 4 तो 400%। तो अगर चेक भी करना चाहें अगर तो x अपॉन y मतलब ये है आपका x अपॉन y, तो एक y अगर 1 है तो x कितना है 4 है, यही है, तभी तो होगा 400%। तो y अगर 1 है तो हम मान लेते हैं कि y 100 है, उसका 4 गुना x हो जाएगा, मतलब कि 400 हो जाएगा। आंसर को थोड़ा सिद्ध करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। अब क्या बोला है, x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई मतलब 400 में 100 गया तो कितना हो गया 300, 300 का 50% मतलब कितना हो गया 150, लेफ्ट हैंड साइड 150 आ रहा है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई मतलब कि 400 और 100 कितना हो गया 500, 500 का 30%, अब निकाल लेते हैं 500 का 30%, 30 पंचे 150, ये भी 150 आ रहा है, मतलब कि सही है 400%। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है विलोपित हो जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या पूछा गया है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसकी गति का अनुपात हमको सबसे पहले तो जो पहला है 1 मिनट में 550 मीटर है, ठीक है, दूसरा है 45 मिनट में 33 किलोमीटर है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, गति का अनुपात चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो सबसे पहले ट्रक की गति में निकालूंगा। तो ट्रक की गति क्या हो जाएगी, ट्रक की गति बोलूँ या चाल बोलूँ एक ही मतलब है, तो ये 550 मीटर, ठीक है, प्रति मिनट, इसको मैं मिनट लिख देता हूँ ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 550 मीटर प्रति 1 मिनट मतलब इतना ही है। अब बस की जो गति है, बस की जो गति है ये कितनी है, 45 मिनट में 33 किलोमीटर। अब ये 45 मिनट में 33 किलोमीटर है, इसका मतलब 1 मिनट में कितनी हो गई 33 बटे 45 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा 1 मिनट में 33 बटे 45 किलोमीटर ये आ गया। ये कितना कर रहा था, 1 मिनट में 550 किलोमीटर चल रहा, 550 मीटर चल रहा था। तो हम एक काम करते हैं, 33 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि दोनों की इकाई एक समान हो जाए। ये लो, और ये 45 क्या था, ये मिनट ही था, ये हो गया। 1 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर रहा था 550 मीटर, ऐसे करो। 1 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 33 बटे 45 गुणित 1000, ऐसे कर लो। ठीक है, अब इसकी जो गति आ गई हमारी, चाल आ गई दूरी बटे समय से, इसकी भी चाल आ गई कितनी, दूरी बटे समय से। अब मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 550 रेशियो डिवाइड बाय 1 और यहाँ पर 33 बटे 45 गुणित 1000, इस प्रकार से मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा। 0 से 0 गया, 11 पंचे 55, 11 तिया 33, ये हो गया, 3 हो गया, 15 तिया 45, ठीक है, 5 तिया और ये 5 20। अब ये 3 है यहाँ पे, 3 को इधर ले जा लेता हूँ, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 20, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 रेशियो 4, 3 रेशियो 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सिंपल सा। ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभे गिन सकता है। अब देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 और 20 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको दूरी किस प्रकार से निकालना है। अगर ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है 1 मिनट में 21 खंभे गिन रहा है, मान लो ये पूरे टोटल यहाँ पर 21 खंभे हो गए। अब जब उसने 20वां खंभा गिना, ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पर 21 खंभे हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये पहला खंभा, ये दूसरा खंभा, ये तीसरा खंभा, ये चौथा खंभा। मान लो 4 खंभे होते, एग्जाम्पल के लिए मान लो 4 खंभे होते और चारों खंभों के बीच की दूरी मान लो 5-5 मीटर होती है, एग्जाम्पल के लिए। तो बताओ जब चौथा खंभा क्रॉस हो गया तो यहाँ पर और आगे कोई खंभा है क्या, ताकि हम उससे दूरी को शामिल कर सकें। मतलब कि कहने का मतलब ये है
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों खंभों के बीच में अगर देखूं तो पहला और दूसरे की ये 5 मीटर कैलकुलेट होगा, दूसरे और तीसरे के बीच 5 मीटर कैलकुलेट होगा, तीसरे और चौथे के बीच 5 मीटर कैलकुलेट होगा। क्लियर है। लेकिन चौथा और पाँचवें खंभे की मैंने यहाँ कोई बात ही नहीं किया, 4 ही खंभे थे। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स है, खंभे हैं, उसको छोड़कर एक कम लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 5, 5, 5 यहाँ टोटल करके देखा मैंने तो 15 मीटर का डिस्टेंस है पहले खंभे से अंतिम खंभे के बीच का। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं कैसे छोटा अंक लिया मैंने यहाँ पे, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं यहाँ तो पहले कि 5, 5, 5 डायरेक्टली 15 निकाल सकता था। मैंने मल्टीप्लाई 4 से नहीं किया, 3 से क्यों किया, इसका रीज़न मैंने आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर दूरी कैलकुलेट हो रही है पहले और दूसरे, दूसरे तीसरे और तीसरे चौथे खंभे के बीच में। ठीक है। अब यहाँ पर 21 खंभे हैं और प्रत्येक खंभों के बीच में 50 मीटर की दूरी है। तो बताओ मैं टोटल दूरी निकालने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करूँगा कि 20 से मल्टीप्लाई करूँगा? मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसलिए मैंने ये छोटा एग्जाम्पल लिया। 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने, 3 से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है। हाँ, अगर यहाँ मान लो 22 खंभे होते तो मैं 21 से मल्टीप्लाई करता। अब यहाँ 21 खंभे हैं तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा और 50 मीटर की प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा 1000 मीटर। बताओ। क्लियर है। अब दूरी मुझे पता चल गई। अब 1 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ये हो गया क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये हो गया 1 मिनट में 21 खंभे गिन रहा है, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। हमें बताना क्या है, ट्रेन किस गति से चल रही है और हमारा जो ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा में है। 1 मिनट में 1000 मीटर, 1 मिनट में 1000 मीटर, तो 60 मिनट में 60 गुणित 1000 मीटर। अब 1000 मीटर है, इसको सीधे सीधे मैं 1 किलोमीटर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर। तो 60 मिनट को यहाँ पर मैं 1 घंटा कर देता हूँ। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर मतलब क्या हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चाल इसी को तो बोलते हैं ना कि एक प्रति घंटा की कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, कॉन्सेप्ट अगर हमारे स्ट्रांग रहे तो कभी दिक्कत नहीं होगी पेपर में। वैसे पेपर तो ऐसा था कि अगर जिन्होंने मेरी क्लास जो परचेस किए हैं उन्होंने अगर स्टडी किया है तो उनके मैथ्स के तो क्वेश्चन पूरे बन ही जाना चाहिए। नीचे दिए गए x और y के मान में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। देखिए यहाँ तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला हिसाब है। 3x + y = 19, x - y = 9। तो हम ऑप्शन नंबर ए को रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सी, ये तो 7 है, ये -2 है, तो 7 या 21 और ये -2, 21 में से 2 गया 19 सही है। अब यहाँ पर 7 और ये -2, माइनस का जाएगा प्लस, 7 + 2 9, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं। ठीक है। चलो अगला क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 8.7 - 7.6 करली ब्रैकेट में है, 6.5 - 5.4 -3.2 -2, ये पूरा उसके ऊपर। अब मतलब इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है। अब ये हो गया। चलो इसका सरलीकृत मान क्या होगा, सब सही है। 7.6 7.5, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा। 4.3 से 2 माइनस कर दो, 2.3 बचेगा। अब यहाँ से 54 में से 23 माइनस कर दो, मतलब 5.4 से 2.3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4 में 3 क्या, 3.1। अब यहाँ से इसको भी ओपन करो। 3.5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 3.4। यहाँ से भी वापस लाओ, 6 में 4 गया 2, 7 में 3 गया तो 4, 4.2। अब यहाँ से 4.2, 7 में 2 गया 5, 8 में 4 गया तो 4, 4.5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 4.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वितरण का माध्य तथा माध्यिका। कुछ ही दिन पहले मैंने एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले मैंने माध्य माध्यिका एवं बहुलक की एक क्लास अपलोड किया था इसी चैनल में। तो उस क्लास में मैंने बताया था कि इस क्लास को देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपका फंसना तय है। और पेपर का लेवल क्या रहेगा, मुझे पहले से मतलब एक अंदाज़ा रहता है कि पेपर में माध्य माध्यिका हो या है टाइम एंड वर्क हो, किस प्रकार का लेवल को पेपर है पूछ सकता है। तो मैंने वहाँ से जो क्वेश्चंस लिया था उसमें से एक क्वेश्चन मैंने क्या लिया था कि माध्य माध्यिका एवं बहुलक के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांसेस हैं।
ठीक है, आप चाहे उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो क्या होता है इस क्वेश्चन में, बल्कि इस क्वेश्चन के अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिया था उसमें, अगर कुछ अलग भी करता तो भी उसको आप कवर कर लेते, बना लेते। क्वेश्चन है आपका माध्य माध्यिका बहुलक से। हम जानते हैं कि बहुलक क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य, यही होता है। तो बहुलक निकालना है हमको, तो 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितनी है 30, माध्य कितना है तो 32, 30 या 90, 32 दूनी 64, और 90 में से 64 अगर हम कम कर देते हैं तो आपका 30 या 90, 32 दूनी 64, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाना चाहिए 32 माध्य। अच्छा, ये माध्य हमारे माध्यिका जो है वो है आपकी 32 और माध्य जो है वो है 30। अच्छा, तो 32 तिया मतलब कि 96 और 30 दूनी 60, तो ये जाएगा आपका 36 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 469। वैसे अगला क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है इसका आंसर 4 आएगा, बिल्कुल सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है आंसर 4 आएगा। क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखिए, चलो फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। 469 प्लस 174 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 का स्क्वायर, और ये 469 माइनस 174 ये है। इसका मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है, अब पूरी वैल्यूज़ को कभी भी पेपर में लेके सॉल्व नहीं करना चाहिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जब रिपीट दिख रहा है हमको तो ये एक्चुअल में ये दिख रहा है कि नहीं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, a इंटू बी है, a इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये होता तो a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो a प्लस बी मतलब कि ये पूरा a है, प्लस बी मतलब कि a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, इसका मतलब क्या हो गया a प्लस बी माइनस a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा किया गया है, ठीक है ना, अपॉन a इंटू बी है ये। अब यहाँ b से b गया, यहाँ a से a गया, मतलब 2a इंटू 2b, 2a इंटू 2b अपॉन a इंटू बी, a से a गया, b से b गया, मतलब कि क्या आ गया 4। इस प्रकार से इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, जो अच्छे तरीके से पेपर की अच्छी तैयारी करके जो गए होंगे, उनको ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मेशन इसका आंसर 4 ही होता है, चाहे यहाँ कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो जाए। लेकिन ऐसे नंबर रखे जाते हैं कि आप वहाँ पर जोड़े फिर स्क्वायर कर लें, ठीक है। थोड़ी सी भी तैयारी किसी ने किया होगा तो ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से, अगर मान लो दिमाग में कई बार नहीं रहता कि 4 ही आएगा या फिर एक बार क्रॉस चेक करने में क्या दिक्कत है, तो a प्लस बी करके भी आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन पूरा इस अंक को लेकर के पेपर में टाइम वेस्ट करना ये बुद्धिमानी नहीं थी। आपको a प्लस बी लेकर सॉल्व करना और क्लियर हो जाएगा कि 4 ही आने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। एक विक्रेता 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय, ये भी मेरी क्लास का क्वेश्चन है। एक विक्रेता 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती। कभी भी मैंने क्या कहा, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, कई बार मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में ऐसे क्वेश्चन जो व्यापार में पूछे जाते ही हैं, कई बार मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है और समझाया भी है। देखो हानि होती, इसका मतलब लॉस कब होगा, लॉस CP माइनस SP, क्लियर है, जब आपने खरीदा महंगे में था और सस्ते में बेच दिया, ठीक है। तो कभी भी जब ऐसा होगा, CP माइनस SP हमको लॉस पता है 36 वस्तुओं को बेचने पर, तो 36 वस्तुएं उसने लाया और 36 वस्तुएं उसने बेचा और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हुई। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब कि 4SP, विक्रय मूल्य मतलब कि SP। जब भी लॉस होता है तो आपको पता होना चाहिए कि CP माइनस SP होता है। अभी कंफ्यूजन कैसे हो सकता है, SP माइनस CP होता है कि CP माइनस SP होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सोचो, अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में लाए, वो चीज़ बड़ी है और हमने सस्ते में बेच दिया, मतलब कि हमारा 90 में बेच दिए, तो हमको 10 रुपये का लॉस होगा ना। जो चीज़ बड़ी होगी उसको सामने रखेंगे, बस, क्लियर है। प्रॉफिट होता तो अगर मैं 100 में लाया 120 में बेचता, इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू पीछे है, इसका मतलब SP माइनस CP रख देता उस केस में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 36 SP और 4 SP, 40 SP हो जाएगा। 40 SP बराबर 36 CP, 4 निया 36, 4 धाम 40। अब SP अपॉन CP का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 10। अब देखो 10 में खरीदा, 9 में बेचा, कितने का नुकसान खाया, 1 का नुकसान खाया, तो हमारा जो लॉस हो कितने का हो जाएगा,
1 का लॉस हुआ 10 में, पता चल रहा है ना, 10 में खरीदा 9 में बेचा, 1 का नुकसान हुआ, 1 का नुकसान हुआ कितने में, 10 में, परसेंट निकालो 10%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन तो आपका जो है ये है आपका DI डाटा इंटरप्रिटेशन के PI वाले सेक्शन से, पाई चार्ट वाले सेक्शन से। देखो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। रॉयल्टी पर होने वाले खर्च से संबंधित भाग का केंद्रीय कोण, रॉयल्टी पे खर्च मतलब कि 15% हो रहा है, 15% को हमको केंद्रीय कोण बताना है। देखो 15% का मतलब क्या, 15%, 15/100 मतलब कि टोटल 100 में 15। देखो समझो यहाँ पर कोई फॉर्मूला केंद्रीय कोण निकालने के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग लगाओ। 100 में 15 ये है। कभी भी हम कोई भी पाई चार्ट लेते हैं तो हम या तो इसको पूरा जो एरिया है उसको हम मानते हैं कि 100% है, लेकिन अगर हम डिग्री में लेते हैं तो हम मानते हैं कि ये 360 है। इसका मतलब यही 100% इक्वल टू कितना होता है, 360 होता है। 100 में 15 तो 360 में कितना, 100%, 100 में 15 है तो 360 में कितना है, तो कैसे निकालूंगा। 100 में 15 है तो 1 में कितना है, 15/100, ठीक है। 360 में कितना है तो 15/100 × 360 हो गया काम। तो 0 से 0 गया, 5 दूनी 5 तिया 2 18, 2 एकम 2 1 2 18, हाँ 18 तिया 54 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के आधारित और भी मेरे ख्याल से DI था, चलो आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको हम आगे ही देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका लाइन ग्राफ से है। वर्ष 2000 में कंपनी Y का उत्पादन उसी वर्ष कंपनी X के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था। वर्ष 2000 में कंपनी Y का उत्पादन, देखो मतलब कि जो डॉटेड लाइन है और जो डार्क लाइन है वो आपका किसका है, X का है। जो डॉट डॉट किया है वो किसका है, आपका Y का है। तो Y का उत्पादन 2000 में कितना है, 128, और X का उत्पादन कितना है तो 78। तो 78 का कितना परसेंट है, 128। ये तो सिंपल सी चीज़ है, बस कैलकुलेट करना है। तो 13 नहीं 16, चलो 8 7 15, 8 2 2 8 10 11, 3 से भी नहीं, 2 से ही काटो सीधे, 2 तिया 6 1 2 9 18, 2 छक्के 12 और ये 2 चौके 8, ठीक है। अब 2 छक्के 12 2 चौके 8, 2 तिया 6 1 2 तिया 18। चलो अब ये तो लगभग पूछा होगा, हाँ तो बस सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और कोई रास्ता नहीं है। 6400 डिवाइड बाय 39, 39 से कम 39 मतलब कि ऑप्शन A B C तीनों में 1 1 दिया है, सॉल्व करना पड़ेगा। 39 से कम 39, 14 में 9 गया तो 9 5 14, 5 में 3 गया तो 2, उतारूंगा मैं 0। अब देखो 40 पंचे 200 होता है और 40 छक्के मतलब कि लगभग ये 40 छक्के कितना होता है, 240 होता है। तो 39 छक्के कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। 1 6 देखा आपने, सीधे ऑप्शन B देखा आपने और वही आपने आंसर देखा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर B, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाई चार्ट से, वापस से वही पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया। पुस्तक पर रॉयल्टी छपाई की लागत से कम है, ठीक है। पर ये क्वेश्चन क्या है, कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पुस्तक पर रॉयल्टी, अब पुस्तक पर रॉयल्टी कितना है तो ये है 15%, 15%, ठीक है। छपाई की लागत से मतलब प्रिंटिंग लागत से, मतलब कि 20% से कितना कम है, परसेंट को हटाओ, 15 20 से कितना कम है तो 5 तिया 5 चौके 4, 3 जो है 4 से कितना कम है तो 1 कम है। 3 जो है 4 से कितना कम है तो 1 कम है, 4 के रिस्पेक्ट में 25%। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर से लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष कंपनी X तथा Y के बीच उत्पादन के बीच अंतर अधिकतम है। तो इसको तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली आपको देखना चाहिए सिर्फ इसी चीज़ से कि जो आपकी लाइन ग्राफ जो दिया गया है उसको देख कर के ऑब्जर्व कीजिए, हर एक को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देख कर के स्पष्टतः नज़र आ रहा है कि जो 2000 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D।
क्योंकि इसमें उत्पादन 128 और 78 के बीच में, तो 22-28 की तरफ 50 हो जाएगा, और 1999 में भी अंतर हमको नज़र आ रहा है जो कि 40 का है। तो ऑप्शन नंबर डी 2000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 80वां क्वेश्चन। इस मतलब इसमें दिए गए वर्षों में दोनों कंपनी कुल उत्पादन के बीच कितना अंतर है। कुल उत्पादन के बीच कितना अंतर है, सबको जोड़ना पड़ेगा हमें। तो अंतर अगर सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हर वर्ष का अंतर निकाल दो, उस अंतर को जोड़ दो। एक ही मतलब बड़े अंकों से अगर छुटकारा पाना है तो पहला 1997 में दोनों के कुल उत्पादन के बीच अंतर कितना था, 1939 से 119, मतलब कि ये होता है 20। फिर 120 से 99 मतलब क्या होगा 21। देखो ये हमारा काम आसान हो गया। अगर मैं सबको जोड़ता, फिर सबको इधर जोड़ता, फिर घटाता, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। अब 141 में 100 41 अंतर हमको देखना है बस। और ये हमने निकाले थे 50, 78 और 128 वाला। अब 120 और 107 मतलब कितना 13, ठीक है। और 159 और 48 मतलब कितना 11, यही अंतर है। अब इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 3 2 5 और 1 6, 2 2 4 4 8 5 13 और 1 14 और 1 15, ठीक है ना। 2 2 4 4 8 5 13 13 और 1 14 और 1 15, 156। और 1000 में है तो 1000 कर दो, लेकिन ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। 119 और 119 139 के बीच में अंतर 20 करेक्ट है। 120 99 मतलब कि 21 करेक्ट है। अंतर 41 करेक्ट है। 78 28 ये हो जाएगा 22 और 30 20, हाँ ये भी सही है। और ये हो जाएगा 120 और 7 13, 107 13, 159 और 300 मतलब 11, सही है। 20 21 41 41 41 82 82 और 50 मतलब 8 5 13 132 132 13 और 11 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। तो ये हो गया 24, 4 और 2 6 13 तो 15, 156,000। ये भी ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि विलोपित होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में टाइम टेकिंग हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम ही कुछ गलती कर रहे हैं, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। उसको 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व करते हैं, तो बाद में हमें उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। पता चलता है कि बाद में क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी और हम अपने सॉल्यूशन में शक कर रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए से बी तक के 2 बस टिकट है तथा ए से सी तक की 3 बस टिकट का मूल्य 77 रुपीज़ है। ए से बी के 2 बस टिकट, ए से सी के 3 बस टिकट का मूल्य 77 है, ठीक है। तो ए से बी के 2 बस टिकट मतलब कि ए से बी का जो टिकट है उसको मान लेते हैं कितने का है, प्राइस x है, ठीक है। तथा ए से सी के 3 बस टिकट, ए से सी के 3 4 जो भी हो, लेकिन टिकट का प्राइस हम मान लेते हैं y है। अब 2 टिकट है तो 2 × x, ठीक है। शहर ए से सी के 3 बस टिकट मतलब कि 3 है और एक टिकट का प्राइस y है तो 3y 77, टोटल करेंगे तो 77 होगा। ए से बी तक की जो टिकट थी, अगर वो 2 टिकट ले रहा 2x हो गया। ए से सी की टिकट का मूल्य y था, 3 टिकट ले रहा 3y हो गया, और इन दोनों का योग 77 हो रहा है। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। अगला, शहर ए से बी की 3 बस टिकट, तो ये 3x हो जाएगा। ए से बी की 3 बस टिकट, हाँ। और उसके बाद ए से सी के 2 बस टिकट का प्राइस कितना 73 रुपीज़ है। तो शहर ए से बी और सी का टिकट मूल्य क्या होगा, मतलब कि x और y का मान निकालना है बस। इसमें काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 77 तिया 70 तिया 210, 7 तिया 21, 210 और 21 231। 2 दूनी ये यहाँ पर 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4y, 73 दूनी 75 दूनी 150, 2 कम कर दो 146, माइनस कर दो, घटा दो, ये गया 5y बचा यहाँ पर, और यहाँ 146, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, अगर यहाँ से 4 ले लिया मैंने, वहाँ से 50 बचेगा, 54 और 31, 55 और 30 85, 5 17 पंचे 85, y बराबर 17। इसका मतलब ऑप्शन y वाला 17 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे पहचाने, आपने ऑप्शन में देखा
कि जो y वाला था, मतलब A से C तक का टिकट का मूल्य यहाँ 17 कहीं नज़र आ रहा है कि B में, तो A निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हम A और निकाल लेते हैं। y का मान 17 यहाँ रख दो, 17 का 51, 70 में से 51 कम करूँगा तो 26, और यहाँ से 2x बराबर 26 है, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 13। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए एक आयु वाला क्वेश्चन बचा था, तो हम भी ये तक हमने देखे कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो विलोपित वाले लगे मुझे। हो सकता है मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्लियर कर दीजिएगा। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, मान लो पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो फादर अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, ये एक इक्वेशन है। 2 वर्ष के पश्चात उसकी आयु, मतलब कि 2 वर्ष के पश्चात फादर 2 साल बड़ा हो जाएगा और पुत्र की वर्तमान आयु भी 2 साल बढ़ जाएगी। पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब कि इसकी 2 साल बाद वाली आयु से दुगनी हो जाएगी। ये 2 इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन f+2 2s+4, ठीक है। एक काम करते हैं, f की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से लेते हैं, तो s+24+2 बराबर 2s+4। तो s इधर जाके 2s में से एक s माइनस हो जाएगा, एक s बचेगा मात्र। 24 और 2 26, 26 में से 4 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 22। तो पुत्र की आयु कितनी है, वर्तमान आयु है 22। पूछा क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु ही पूछा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हुए क्वेश्चंस जो कि हमने देखे कि CGSI मेंस परीक्षा 2023 जो आयोजित हुई है कुछ दिन पहले, उसमें गणित के सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से होना चाहिए था। आपने ये देखा कि पेपर का स्तर है जो ऐसा नहीं था कि जो आपको पेपर में तकलीफ दे। अब मैं ये कहूँगा कि जिनकी तैयारी अच्छी थी उनसे सभी के सभी क्वेश्चन बनना चाहिए था, कोई समस्या नहीं थी इसमें, ठीक है। अगर आपको ये तरीके सीखने हैं, आने वाले टाइम पे CG व्यापम के और बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, तो उसमें अगर मैथ्स का सेक्शन पढ़ना है तो मैंने जो क्लास बताया उसमें जो कूपन कोड बताया मैंने हॉस्टल 30, उसको अप्लाई कीजिए, क्लास लीजिए। टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा आयोजित होने वाली 10 जून में, उसमें 16 टेस्ट आपको मात्र 75 रुपीज़ से मिल रहे हैं। अब इस 75 रुपीज़ में 16 टेस्ट बिल्कुल आपको देना चाहिए हर दिन। अभी यहाँ से जिनकी तैयारी तो लगभग हो चुकी होगी, रिवीजन का टाइम है और अपनी तैयारी को परखने का टाइम है। आपको अगर 16 टेस्ट है आपके पास, अगर गिन के 10 कुछ दिन है, हर दिन में कम से कम 2 टेस्ट दीजिए आप और उसको एनालाइज़ कीजिए। आपको क्वेश्चन का बहुत सारा संग्रह मिल जाएगा। 2400 क्वेश्चन का संग्रह आपको अगर मिल रहा है केवल 75 रुपीज़ में, तो उसमें क्या गलत है। आपको मैंने कूपन कोड बताया टीचर 75। अगर मान लो आपको टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो कूपन कोड है टीचर 75। अगर मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स परचेस करना है तो कूपन कोड है हॉस्टल 30। और अगर मान लो आपको इंग्लिश का कोर्स परचेस करना है तो HOSENG 30। ये कूपन अप्लाई कीजिए। शिक्षक भर्ती में 75 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। और हॉस्टल 30 में 30% डिस्काउंट है, मैथ्स एंड रीजनिंग का और इंग्लिश का 30% डिस्काउंट रखा गया है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर किसी को लगता है कि विलोपित किए गए क्वेश्चन में उनका आंसर कुछ और आ रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।